बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहिल एहसान। हाजिर हूं आज उस टॉपिक से जिस पे मुझे कुछ दोस्तों ने इसरार किया था कि पोल्ट्री फार्मिंग पे वीडियो बनाओ। तो जो लोग पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं या जिनके जहन में एक वहम है मुर्गी के बारे में, मैं अपनी वीडियो में कोशिश करूंगा कि तमाम सवालों के जवाब दूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने कंट्रोल शेड बनाना है या बना बनाया रेंट पर लेना है, कोशिश करनी है कि शेड के करीब कोई दूसरा फार्म ना हो, ताकि अगर वो फार्म बीमार हो जाए तो बीमारी आपकी तरफ शिफ्ट ना हो। क्योंकि बर्ड से बर्ड डिजीज शिफ्ट हो सकती है, बर्ड से इंसानों के अंदर बीमारी शिफ्ट नहीं होती। दूसरा, सबसे पहले आपने अच्छी कंपनी का चूज़ा लेना है, किसी डॉक्टर से मशवरा करके, और उनसे डिजीज़ फ्री बर्ड लेंगे आप। 30,000 29,000 जितना आप समझते हैं उतना आप उसमें शेड में चूज़ा डालेंगे। चूज़े को आते सार आपने मल्टीविटामिन का पानी पिलाना है। मल्टीविटामिन का पानी पिलाने से उस बर्ड के अंदर सबसे पहले जो आपको फ़ायदा नज़र आएगा वो ये होगा कि बर्ड एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि अगर वो 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर से आपके शेड तक आया है सफ़र करके, तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस में होगा, उसका वो स्ट्रेस दूर हो जाएगा। मेडिसिन देने के बाद जो आपने एंटीबायोटिक की तरफ लेके जाना है, वो इसलिए लेके जाना है क्योंकि बर्ड के अंदर इकोलाई का इन्फेक्शन आ सकता है। आप इसको एंड्रोकोलिस्टीन या अमॉक्सी, कोई भी एंटीबायोटिक जो आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, वो आप इसको इस्तेमाल करवाएंगे। दोस्तों, ये लाइट एंटीबायोटिक्स हैं, अमॉक्सी इंसानों में भी इस्तेमाल होती है। इसलिए ये एंटीबायोटिक जो चीज़ इंसानों में इस्तेमाल हो सकती है, अगर वो ब्रॉयलर को भी हम दे रहे हैं तो इस मीन उसका कोई नुकसान नहीं है। सर, 5 दिन मुकम्मल करेंगे। सर, 5 दिन मुकम्मल करने के बाद आपने अपने बर्ड को वैक्सीन इस्तेमाल करवानी है, ताकि उसको कोई वायरल अफेक्ट ना आए। NDIV या एंटीकेल्ड जो भी आप इस्तेमाल करवाते हैं वो आपका डॉक्टर आपको मशवरा देगा। इसके बाद आप देखें, यहाँ पे हमने मैनुअल बर्तनों के साथ उसको फीड खिला रहे हैं, क्योंकि बर्ड छोटा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसको हम मैनुअल बर्तनों से शट के बर्तनों की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब ये बड़ा हो रहा है, इसका 1 हफ्ता तकरीबन होने वाला है। सर, इस टाइम आप इसको फीड इनटेक बेहतर रखने के लिए, उसकी इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए, इसको आप को इंटेस्टाइनल हेल्थ बेहतर रखने वाला एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाएंगे, जिसमें आप इसको अमोक्सिकोलिसिन, लिंकोमाइसिन, ऑक्सीनियोमाइसिन, कोलिसिन कुछ भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है। यहाँ पे सर गम्बोरो वैक्सीन का टाइम आ जाता है इतने दिनों के अंदर। बाद लोग गम्बोरो की वैक्सीन 2 दफ़ा करते हैं, बाद इलाकों में ये 1 दफ़ा होती है। जहाँ पे ये बीमारी की शिदत कम है वहाँ पे 1 दफ़ा, जहाँ पे बीमारी बार बार आती है वहाँ पे 2 दफ़ा। कुछ लोग 9वें दिन या 13वें दिन करते हैं और कुछ लोग सिर्फ 12वें दिन इस्तेमाल करके उसके बाद ख़त्म। सर, जब आप गम्बोरों की वैक्सीन पिला देते हैं तो 13वें 14वें दिन पे आपने 14 दिन जब मुकम्मल करने हैं तो बर्ड का वज़न करना है कि बर्ड कितने वेट पे पहुंच चुका है। क्योंकि आपने उसकी इतनी केयर करनी है जितनी हम लोग अपने बच्चों की केयर करते हैं। ये छोटा चूज़ा पालना मुश्किल बहुत है, मगर अगर ये अच्छे तरीके से पले तो ये नफ़ा भी देता है, और खुदा न खास्ता अगर ये किसी भी मिसमैनेजमेंट की वजह से ख़राब होता है तो ये नुकसान भी काफ़ी कर सकता है। इसलिए जो लोग इस फार्मिंग में आना चाहते हैं वो इसके नफ़े और नुकसान को देख कर आएँ। सिर्फ नफ़ा देख कर कोई बिजनेस करना अक्लमंदी नहीं है। यहाँ पे सर मैं आपको दिखाता चलूँ, बर्ड तकरीबन इस शेप में पहुँच जाएगा। इसके बाद सर आपका बर्ड फीड इनटेक बढ़ाना शुरू कर देता है, ज़्यादा फीड खाता है। जब जब बर्ड ज़्यादा फीड खाता है, डेफिनेटली वो, अगर उसको एंट्राइटिस होती है, उसको लूज ड्रॉपिंग होती है, मोशन लगते हैं, तो वो नुकसान भी ज़्यादा ही करेगा। छोटा बर्ड जब मरता है तो नुकसान कम होता है, जब बड़ा बर्ड मरता है तो वो खुराक खा के मैनेजमेंट के अखराजात अपने ऊपर लेके फिर मरता है। इसलिए वो उस टाइम उसका नुकसान का दुख ज़्यादा होता है। इसमें सर मैं एक बात बताता चलूँ कि इसको बाद औक़ात 15 दिन के बाद सांस का मसला भी आ सकता है, जिसे हम CRD कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़। उसके लिए आप इसको कोई भी एंटीबायोटिक जो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, टिलमाइक्रोसिन या टाइलोसिन डॉक्सी या डॉक्सी, जो भी आपके इलाके में चलती है वो इस्तेमाल करवाएंगे। 3 से 4 दिन के बाद आपका बर्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से निकल जाएगा।
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यही होता है, जैसे हमें फ्लू का मसला बन जाता है, ये चूज़ों में भी यही मसला आता है। सर इतने में अब आपका बर्ड 21 दिन का हो चुका है। अब आप देखें आपके बर्ड को किस चीज़ की ज़रूरत है। आपके बर्ड को ग्रोथ की ज़रूरत है, उसने ग्रोथ करनी है, उसको वाइटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए। आप अच्छी कंपनी के वाइटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स को इस्तेमाल करवाएंगे ताकि उसके अंदर भरपूर विटामिन की ताकत मिले और वो ग्रोथ करे। 21 दिन पे आप उसका वज़न करेंगे। वज़न अगर आपके लेवल के मुताबिक ठीक है तो उसकी खुराक पे तवज्जो रखते हुए, ताकि उसको लूज ड्रॉपिंग ना हो, उसकी फीड के अंदर एडिशनल आप ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल करवाएंगे। एडिशनल ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल करवाने का बेनिफिट ये होता है कि आपका बर्ड जो वेट करता है वो चंद दिन पहले तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। जब ओवरऑल एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो आपका अदारा नफ़े में चलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। सर 26, 27, 28 दिन पे बाद औक़ात वैक्सीन दोबारा दोहरानी भी पड़ सकती है। कुछ लोग यही वैक्सीन 20-21 दिन पे करते हैं, कुछ लोग 18-19 दिन पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोल्ट्री में कायदा कानून हर बंदे का अपना अपना है। कुछ वैक्सीन पहले ले जाते हैं, कुछ वैक्सीन आगे ले जाते हैं 28 दिन तक, कुछ 32 दिन तक भी हमने देखे हैं लोग करते हैं, कुछ 18 दिन पे करके 32 दिन पे दोबारा रिपीट भी करते हैं। तो इसलिए ये जो वैक्सीन की सिलेक्शन है ये आपका कंसल्टेंट जो होंगे वो आपको बता देंगे। इसके अलावा सर अब आपने इसको फीड प्रीमिक्सेस दे के कोशिश करनी है कि 28-30 दिन के बाद आप इसको एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करें, ताकि जब इसने स्लाटर होना है तो ये बिल्कुल एंटीबायोटिक फ्री हो और जो इसको खाए उसकी सेहत में बेहतरी रहे। 35 से 36 दिन के अंदर अंदर तकरीबन हमारे फ्लॉक सेल हो जाते हैं। बाद औक़ात पुअर मैनेजमेंट की वजह से ये 38-39 दिन तक भी चले जाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो दोस्त जिनको मिसकंसेप्ट है, जो पोल्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखते, जो सोचते हैं कि चिकन को स्टीरॉइड दिए जाते हैं या कोई ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं, तो मेरी एक बात पल्ले से बांध लें कि ये पूरे प्रोसीजर में जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई भी ऐसा स्टीरॉइड नहीं है जिसका मैंने नाम लिया हो या आपने अपने बर्ड को इस्तेमाल करवाना है। आपके बर्ड को कोई स्टीरॉइड इस्तेमाल नहीं होता, कोई भी इंजेक्शन, हार्मोन्स नहीं इस्तेमाल होते। इसलिए हार्मोन से पाक है ये ब्रॉयलर, इसका हार्मोन इम्बेलेंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप बेशक इसको आप बेशक बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। एक बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। बीमार जानवर कोई भी होता है, चाहे वो परिंदा हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो बैल हो, गाय हो, जो भी हो, बीमारी उसके ब्लड में रहती है, गोश्त में बहुत कम आती है। सर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम मुसलमान हैं, हम हलाल तरीके से ज़िबा करके चिकन को खाते हैं। जैसे ही हम तकबीर पढ़ते हैं, छुरी फेरते हैं, तो ब्लड की सप्लाई सारे जिस्म से उसके दिमाग को ऑर्डर जाता है कि ब्लड सप्लाई गले के पास चाहिए। जो गैर मुस्लिम हैं वो झटका मार के गले को काट देते हैं, गर्दन को मुकम्मल तौर पे तन से जुदा कर देते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि जो ब्लड उनके जिस्म के अंदर रह गया है, चाहे वो बर्ड है चाहे वो जानवर है, वो बाहर नहीं निकलेगा। बेसिकली उसका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया है, उसने वो ऑर्डर ही नहीं पहुंचाया कि फ़लाँ जगह पे ब्लड की ज़रूरत है, तो जिस जगह पे खून था वो वहीं पे रह गया, जिसकी वजह से बीमारी बनती है। हलाल चीज़ में वैसे ही बरकत है, झटका मार के हराम करके कोई भी जानवर खाएंगे उसमें बीमारी है। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि खून तुम पे हराम है। गैर मुस्लिम आपको पता है झटका मार के गर्दन को सर से अलग कर देते हैं, जिस्म से अलग कर देते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि आपका जितना भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्लड सप्लाई जो होती है जिधर जिस्म में रहती है वो वहीं पर रुक जाती है। दिमाग को ऑर्डर ही नहीं जाता कि जिस्म के फ़लाँ हिस्से में खून की कमी है। बेसिकली बीमारी ब्लड में जाती है। अगर आप जब भी चिकन परचेज करें तो अपने सामने तकबीर फिरवाएं, ज़िबा अपने सामने करवाएं, आपका ये वहम भी दूर हो जाएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 12 साल से पोल्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं चिकन, खुद भी खाते हैं। तो बिला झिझक चिकन खाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, हमें दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।